बच्चों, आधुनिक भारत के इतिहास में जो कि बीए पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर है, उसमें दोहरा शासन प्रबंध। तो दोहरा शासन प्रबंध क्या था, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में आकर कई प्रशासनिक सुधार किए और उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार उसके दोहरे शासन प्रबंध के नाम से जाने जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी को बंगाल में नवाबों का निर्माता, बंगाल का वास्तविक प्रभु बना दिया था। वह बंगाल निरंतर नवाबों के परिवर्तन और सत्ताहीन होने से अराजकता का केंद्र बन गया था। और क्योंकि बंगाल की प्रशासनिक अवस्था दयनीय हो गई थी, तो 1765 में बंगाल में किसको बुलाया गया? क्लाइव को बुलाया गया और उसने प्रशासनिक सुधार किए और उन्हीं प्रशासनिक सुधारों को दोहरे शासन प्रबंध के नाम से जाना जाता है। अब अपने सामने प्रश्न है कि दोहरे शासन प्रबंध का अर्थ क्या है। तो इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई थी। दीवानी से तात्पर्य है कि कंपनी में बंगाल में लगान वसूल की व्यवस्था करे। दीवानी का तात्पर्य लगान वसूल करना तथा राजस्व संबंधी अभियोगों का फैसला भी करे। राजस्व संबंधी मतलब लगान वसूली संबंधी अभियोगों का फैसला भी करें। फरवरी 1765 में बंगाल के नवाब ने निजामत के कार्य कंपनी को पहले ही सौंप दिए थे। निजामत के क्षेत्र में दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के अभियोग आते हैं, परंतु क्लाइव दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के कार्यों को संभालने के लिए तैयार नहीं था। वह केवल सेना और कोष पर कंपनी का नियंत्रण देखना चाहता था। मतलब क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए। तो दीवानी का मतलब है कंपनी बंगाल में लगान वसूली की व्यवस्था करे तथा राजस्व संबंधी अभियोगों का फैसला करे। तो इससे पूर्व 1765 में बंगाल के नवाब ने निजामत के कार्य कंपनी को पहले ही सौंप रखे थे, परंतु क्लाइव दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के कार्यों को संभालने के लिए तैयार है। निजामत का कार्य मतलब दीवानी, फौजदारी दोनों प्रकार के अभियोग इसमें आते थे। वह केवल सेना और कोष पर कंपनी का नियंत्रण देखना चाहता था। इस कारण क्लाइव ने विदेशी नीति और विदेशी व्यापार का प्रबंध कंपनी के नेतृत्व में ले लिया और राजस्व वसूली तथा न्याय का कार्य किसको? नवाब को सौंप दिया। तो इसमें दोहरा शासन प्रबंध हो गया ना। उसने क्या लिया? विदेश नीति और विदेशी व्यापार का प्रबंध तो कंपनी के नेतृत्व में ले लिया और राजस्व वसूली, न्याय करने का कार्य किसको? नवाब को सौंप दिया। तो दोहरा शासन हो गया कि नवाब के द्वारा शासन किया जाने लगा और कंपनी के। तो कंपनी ने क्या लिया? विदेश नीति और विदेश व्यापार का प्रबंध ले लिया। इधर नवाब को राजस्व वसूली, न्याय करने का कार्य नवाब को दे दिया। और इन कार्यों को संपन्न करने के बदले कंपनी ने नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक देने की व्यवस्था कर दी। मतलब जब वो कार्य करेगा, राजस्व संबंधी और न्याय संबंधी कार्य करने के बदले नवाब को 53 लाख वार्षिक देने की व्यवस्था कर दी गई। शाह आलम के फरमान से बिहार व उड़ीसा की दीवानी भी कंपनी को प्राप्त हो गई। इस कारण क्लाइव ने बिहार के लिए सिताब राय को नायब नाजीब बना दिया और दुर्लभ राय को और रजा खां को बंगाल का नायब नाजीब बना दिया। उड़ीसा के नायब नाजीब पद पर दुर्लभ राय को नियुक्त किया। मतलब इसमें कहा गया है कि शाह आलम के फरमान ने बिहार और उड़ीसा की दीवाने भी कंपनी को प्राप्त हो गए। जैसे बंगाल का तो प्राप्त हो ही गया था, लेकिन बिहार और उड़ीसा को भी उन्होंने प्राप्त किया। और इसी कारण क्लाइव ने बिहार के लिए सिताब राय को नायब नाजीम नियुक्त किया और रजा खां को बंगाल का नायब नियुक्त किया। उड़ीसा के लिए नाजिम पद पर दुर्लभ राय। तो अलग अलग राज्यों के लिए उसने अलग अलग नायब नाजिम नियुक्त कर दिए। तो बंगाल के लिए रजा खां को बनाया और बिहार के लिए सिताब राय को और उड़ीसा के नायब पद पर दुर्लभ राय को नियुक्त कर दिया। तो इनकी नियुक्ति और उन्हें हटाना कंपनी ने पूर्णतः अपने अधिकार में रखा। उसका कार्य था लगान वसूल करना। लगान वसूली से जो आय होती थी उसे निजामत का खर्च चलाना, शाह आलम की पेंशन देना। इसके बाद जो रकम बचती थी वह उन्हें कंपनी के खजाने में जमा करानी पड़ती थी। इस प्रकार बंगाल का प्रशासन 2 शक्तियों में विभक्त हो गया। क्लाइव की इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था ही बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था कहलाई और यह शासन व्यवस्था 1767 से 1772 तक कार्य। मतलब दोहरा शासन मतलब राजस्व और न्याय संबंधी कार्य किसको दिए? नवाब को दे दिए गए, है ना। और राजस्व संबंधी कार्य किसको दे दिए गए? विदेशी और विदेश नीति संबंधी कार्य केवल कंपनी ने अपने पास रख लिए।
और इस कारण उसने बिहार के सीताब राय को नायब नाजिम बना दिया, रजा को बंगाल का, उड़ीसा के नायब नाजिम पद दुर्लभम। तो इनकी नियुक्ति उनको हटाना कंपनी ने पूर्णतः अपने अधिकार में रखा। उनका कार्य था लगान वसूल करना। तो लगान वसूली का कार्य नवाब के अंतर्गत आता था। तो इन तीनों को लगान वसूली से जो आय होती थी उसे निजामत का खर्च चलाना था, शाह आलम की पेंशन देना था। इसके बाद जो रकम बचती थी वो कंपनी के खजाने में जमा करानी पड़ती। इस प्रकार ये दोहरी शासन व्यवस्था थी। इस प्रकार बंगाल का प्रशासन दो शक्तियों में विभक्त हो गया और क्लाइव की इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना ही बंगाल में दोहरी व्यवस्था कहलाई। दोहरे शासन प्रबंध के लाभ व हानियाँ। तो क्या क्या लाभ थे इसके? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्रतिपादित दोहरी शासन व्यवस्था भी आलोचना की भागी बनी। तत्कालीन कई इतिहासकारों ने इसकी कटी आलोचना की। आज भी वर्तमान इतिहासकार इसकी आलोचना नहीं करते। मतलब रॉबर्ट क्लाइव की जो भी दोहरी शासन व्यवस्था की आलोचना की गई और तत्कालीन इतिहासकारों ने कई कटु आलोचना की, परंतु तत्कालीन विद्वान डॉडवेल ने इसकी समालोचना करते हुए कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिल्द 5 में लिखा है कि यह व्यवस्था 1765 में लागू की गई। यह उस समय के अनुकूल थी। यह उस समय की कंपनी को लाभप्रद सिद्ध हुई। यह शासन व्यवस्था के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। मतलब इस जो दोहरी शासन व्यवस्था की तत्कालीन इतिहासकारों ने कटु आलोचना की और आज भी इतिहासकार इसकी आलोचना करते हैं। और इसके क्या क्या लाभ रहे? बिना उत्तरदायित्व लिए कंपनी का संप्रभु होना। संप्रभुता प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व वहन करना आवश्यक होता है, परंतु क्लाइव ने इस व्यवस्था के माध्यम से बंगाल की प्रभुता को कंपनी के हाथ में केंद्रीभूत कर दिया और बंगाल के प्रशासन का उत्तरदायित्व उस पर नवाब पर डाल दिया, जिसके हाथ में कोई सत्ता नहीं रह गई थी। नवाब कंपनी का केवल पेंशन भोगता था। धन के अभाव में बंगाल वासियों के लिए न्याय व सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कर सकता था। उधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व कंपनी के कोष में जमा होता था। लगान वसूली का उत्तरदायित्व इन नायब नाजिमों पर रहा। सूबों की आर्थिक व्यवस्था पर कंपनी का पूरा नियंत्रण बनाए रखा। कंपनी की आर्थिक व सैन्य शक्ति का प्रबल होना। क्लाइव ने उस समय साम्राज्य के विस्तार की अभिलाषा इतनी अधिक नहीं थी जितनी कि व्यापारिक आर्थिक उन्नति करना। लगान वसूली के लिए उसने अपने कर्मचारी भी नहीं रखने पड़े। अतः कंपनी देश शासन के अंतर्गत बिना उत्तरदायित्व का भार वहन के ही अपनी आर्थिक दशा में आशातीत सुधार करती रही। शासन के उत्तरदायित्व से मुक्त होने पर के कारण सामान्य प्रशासन में उसे कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था। नवाब को अपनी पेंशन के 53 लाख रुपयों में से ये सब कुछ करना पड़ता था। इस प्रकार कंपनी के पास प्रचुर मात्रा में धन एकत्रित हो गया, जिसकी सहायता से कंपनी ने अपने सैन्य बल को सुदृढ़ कर लिया। तो क्या हुआ? कंपनी की आर्थिक स्थिति हो गई। उसने प्रशासन का कार्य तो किसको? नवाब को दे दिया। नवाब को प्रशासन को अपनी सामान्य प्रशासन के लिए कुछ खर्च करना पड़ता था, जो कि वो अपनी पेंशन में से ही खर्च करता था। और इसके विपरीत कंपनी को कुछ खर्च करनी पड़ता था। जो भी आय होती थी कंपनी के पास इकट्ठी होती थी। और व्यापारिक आर्थिक उन्नति, लगान वसूली के कर्मचारी नहीं रखने पड़ते थे, इसलिए कंपनी की आर्थिक दशा अच्छी होती गई। कंपनी को क्लाइव ने अन्य विदेशी शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता से बचा लिया। यदि क्लाइव बंगाल की समस्त प्रभुत्व शक्ति को अपने हाथ में ले लेता तो यूरोपीय देशों के अन्य शक्तियों को ब्रिटिश कंपनी से ईर्ष्या होती। फ्रांसीसी व डच अपने को ईस्ट इंडिया कंपनी से आतंकित समझते, परंतु क्लाइव ने इस शासन व्यवस्था के माध्यम से बंगाल के अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी को प्रभुता रखी। मतलब उसने अधिकार दे भी दिए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के पास ही थे। इससे अन्य विदेशियों ने द्वेष नहीं किया। ब्रिटिश सरकार को भी अपनी पार्लियामेंट में इसके संदर्भ में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं हुई। कंपनी को अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता न पड़ना। यद्यपि कंपनी दीवानी व निजामत दोनों क्षेत्र के कार्यों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करती तो उसे अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती। उस समय कंपनी के पास अनुभवी अंग्रेज कर्मचारी संख्या न्यून थी। यदि नवीन व्यक्ति इंग्लैंड से बुलाए जाते तो कंपनी पर आर्थिक भार अधिक हो जाता। वे नवीन कर्मचारी भारतीय वातावरण से परिचित न होने के कारण कंपनी के प्रशासन में उल्टे बाधक हो जाते। तो क्या कहा कि दोनों कार्य करती कंपनी, दीवानी और निजामत दोनों का प्रयास करती तो उसे अपने अधिक कर्मचारियों को रखना पड़ता। और अनुभवी जो कर्मचारी थे अंग्रेज, उनकी संख्या कम थी। और यदि नवीन व्यक्ति इंग्लैंड से बुलाए जाते तो आर्थिक भार कंपनी पर अधिक हो जाता। और क्योंकि वे नवीन कर्मचारी भारतीय वातावरण से परिचित नहीं थे, इस कारण वो प्रशासन में उल्टे बाधक बन जाते। क्लाइव द्वारा भारतीय प्रशासकों को बदनाम करना। जैसा कि बार बार दोहराया जा चुका, क्लाइव बड़ा ही धूर्त कूटनीतिक दूरदर्शी था। वह इस दोहरी शासन व्यवस्था बंगाल के नवाब, उसके नायब निजामों, उच्च पदाधिकारियों को बंगाल वासियों की दृष्टि में असफल प्रशासक सिद्ध करके आम जनता में बदनाम करना चाहता था। मतलब
क्लाइव के लिए कहा जाता है कि धूर्त कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी था। और बंगाल की शासन व्यवस्था, बंगाल के नवाब, उसके नायब नाजिमों, उच्च अधिकारियों को बंगाल की वास्तविक दृष्टि में असफल प्रशासक सिद्ध करना चाहता था। इसके उपरांत वह बंगाल का प्रशासन अपने देशवासियों को हाथों में देकर उन्हें सफल प्रशासक सिद्ध कर, ताकि भविष्य में भारतवासी उनका विरोध व अनादर न कर सके। मतलब उसकी ये नीति थी कि वह उनका प्रशासन उनके हाथ में दे, बदनाम कर दे, ताकि उनके पक्ष में न रहे। और साथ ही इसके उपरांत वह बंगाल का प्रशासन अपने देशवासियों में हाथों में देकर उन्हें सफल प्रशासक सिद्ध करना चाहता, ताकि भविष्य में भारतवासी उसका विरोध व अनादर न कर सकें। मराठों के प्रकोप से बचना। क्लाइव भलीभांति जानता था कि मराठे इस समय शक्तिशाली हैं, उनसे उलझना उचित नहीं है। शाह आलम को भी अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे। रघुजी भोसले ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना चौथ वसीले का अधिकार प्राप्त कर लिया था। अतः क्लाइव ने बंगाल का प्रशासन पूर्ण रूप से कंपनी के प्रभुत्व में लेता तो मराठे इससे सहन नहीं करते और उनसे संघर्ष की संभावना बढ़ जाती। मतलब उसने दो भागों में क्यों विभाजित किया कि मराठे उसके विरोध हो जाते, क्योंकि चौथ वसूली का अधिकार पहले रघुजी भोसले ने पहले ही ले लिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और यदि पूर्ण रूप से प्रशासनिक अधिकार कंपनी ले लेती तो मराठे इसे सहन नहीं कर सकते और संघर्ष की संभावना बढ़ जाती। क्लाइव ने कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी रखना चाहता था। क्लाइव बंगाल के नवाब की छाया था। नाम के आवरण में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी रखना चाहता था। वह अपनी कंपनी के संचालकों को इतनी शीघ्रता से यह नहीं बताना चाहता था कि कंपनी व्यापार के क्षेत्र को छोड़कर पूर्णतः राजनीतिक संस्था के रूप में आ गई। इसलिए उसने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था रखी। ब्रिटिश संसद के प्रभाव से बचना चाहता था। हानियाँ क्या क्या हुई इसकी। क्लाइव ने जो द्वैध शासन बंगाल में प्रचलित, उनमें कुछ दोषों का होना स्वाभाविक था और ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार उत्तरदायित्व को एक दूसरे से विलग कर दिया गया था, तो इसमें कमियां होना स्वाभाविक ही था। तो क्या क्या दोष थे। बंगाल का प्रशासन शिथिल होना। तो इस शासन व्यवस्था का प्रमुख दोष यह था कि वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथ में थी, पर वह शासन का भार उठाने को तैयार नहीं थी। नवाब नाम मात्र का शासक था, पर प्रशासन का समस्त भार उसी पर डाल दिया गया। नवाब को केवल 53 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में मिलता था। उस धन से वह राज्य का प्रशासन चलाने में असमर्थ था। उसके अधिकारी व कर्मचारी उसकी वैधानिक स्थिति से भलीभांति परिचित हो गए थे। जब नवाब का अस्तित्व ही सदा खतरे में रहता तो उसके अस्तित्व का क्या ठिकाना। अतः वे तो नवाब की आज्ञा मानते न ईमानदार प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देते थे। वे भी अपनी जेब भरना प्रथम कर्तव्य समझते थे। उनकी इस उदासीनता के परिणाम से बंगाल का प्रशासन दिनों दिन शिथिल पड़ गया। मतलब क्या किया कि 53 लाख रुपए वार्षिक के बदले प्रशासन संचालन किसको दे दिया, नवाब को। तो नवाब इतने से पैसों में पूरा वो नहीं चला सकता था। वो पेंशन भी उनको, अपने कर्मचारियों को वेतन भी देना, साथ ही प्रशासन व्यवस्था चलाना, तो इतने रुपए में ये संभव नहीं था। तो उसके नवाब का, उसके अधिकारी कर्मचारी सब वैधानिक स्थिति समझते थे। इसलिए न तो नवाब की आज्ञा मानते थे और न ही ईमानदारी से प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देते थे। इससे बंगाल का प्रशासन दिनों दिन खराब होता चला गया। बंगाल में न्याय व्यवस्था का नष्ट होना। न्यायपालिका नवाब के ही कार्य क्षेत्र में थी। न्यायाधीशों को वेतन वही देता था। अर्थ अभाव से न्यायाधीशों को समुचित वेतन ही नहीं मिलता था। मतलब न्यायपालिका किसके अधीन में थी, नवाब के अधीन थी, और वेतन भी वही देता था। तो इसलिए धन की कमी के कारण समुचित वेतन नहीं मिलता था और उस जो भी मिलता था वह समय पर नहीं मिलता था। इस कारण मुलजिमों से रिश्वत लेकर न्याय के पद से विचलित हो जाते थे। फौजदारी अभियोगों में अपराधी को धन लेकर या तो उसे अपराध मुक्त कर दिया जाता था या उसकी सजा में कमी कर दी जाती थी। न्याय व्यवस्था एक सी नहीं रही। जिन अभियोगों में अंग्रेजों का स्वार्थ टकरा था उनमें न्याय अंग्रेजी कानून के अनुसार होता था। गाँव की न्याय व्यवस्था चौपट हो गई थी। इसी कारण गुलाम हुसैन ने न्याय के संदर्भ में लिखा है, देश शासन व्यवस्था में न्यायाधीशों ने कर्मचारियों ने न्याय करने के बहाने खूब धन कमाया। मतलब न्यायपालिका को किसके अधीन कर दिया गया, नवाब के अधीन। तो न्यायाधीशों को समय पर वेतन नहीं दे पाता था। जो भी देता था वो समय पर नहीं मिलता था, थोड़ा या तो दे नहीं पाता, देता तो समय पर नहीं मिलता था। इस कारण वे न्यायाधीश मुलजिमों से रिश्वत लेते थे और उनको अपराध से मुक्त कर दिए जाते थे या सजा में कमी कर दी जाती थी। तो इसलिए न्याय व्यवस्था नष्ट होने लग गई थी। भूमि का उपजाऊपन नष्ट हो गया। किसान भूखों मरने लगे। इस देश शासन प्रणाली के अंतर्गत कंपनी ने लगान वसूली करने के लिए ठेके की प्रथा अपनाई। अतः भूमि 1 वर्ष के लिए ठेके पर दे दी जाती थी। ठेके पर लेने वाले व्यक्ति भूमि की उर्वरता को बढ़ाए रखने के लिए कुछ नहीं करते थे।
इसके विपरीत वे किसानों से मनमाना लगान वसूल करते थे। इससे भूमि की उर्वरता नष्ट होती गई और किसानों पर जुल्म बढ़ते गए। उधर कंपनी के कर्मचारियों की द्रव्य पिपासा बढ़ती जा रही। इसका कारण यह भी था कि उसने कंपनी के संचालकों के पास भी धन भेजना पड़ता था। इस कारण कंपनी के अधिकारी नायब दीवानों को किसानों से अधिकाधिक वसूल करने को बाध्य करते थे। मतलब किसानों का भयंकर शोषण होने लगा। अकाल में बंगाल की 1/3 जनता मौत का ग्रास बन गई थी। किसान भूमि छोड़कर भाग गए थे। काफ़ी संख्या में किसान व जानवर भूखे मर गए थे। तो इससे क्या हुआ, किसान भूखे मरने लगे और भूमि की उपजाऊपनता खत्म हो गई थी। राज्य के गृह उद्योग धंधों का नष्ट हो जाना। कृषि के साथ साथ बंगाल के कुटीर उद्योग भी नष्ट हो गए थे। बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाने के प्रांत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित हो गया था और वास्तव में कंपनी के कर्मचारियों ने व्यापारिक क्षेत्र में मनमानी लूट खसोट शुरू कर दी थी। कंपनी द्वारा नाप के अधिकारियों में असहयोग की भावना। तेज शासन प्रणाली में दोनों नवाब और कंपनी को पारस्परिक सहयोग से कार्य करना चाहिए था, परंतु बंगाल में इसके विपरीत दिखाया। कंपनी के अधिकारी अपने को शासक समझते थे, नवाब के कर्मचारियों को अपना शासित। अतः कंपनी के अधिकारी सत्ता के नशे में केवल अपनी जेब भरने की चिंता करते थे। प्रशासन के संचालन जनता के लिए वे नवाब के कर्मचारियों के साथ सहयोग नहीं करते थे। इसके विपरीत वे नवाब के कर्मचारियों कार्यों में पद पर हस्तक्षेप करते थे। परिणामतः बंगाल का प्रशासन बिगड़ता गया, राज्य में भ्रष्टाचार व्यापक होता गया। इस प्रकार क्लाइव द्वारा प्रतिपादित यह दोहरा शासन बंगाल के लिए अभिशाप बन गया। इसलिए मुर्शिदाबाद के रेजिडेंट को 1769 में स्वीकार करना पड़ा कि यह देश जो अत्यधिक निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक के अंतर्गत भी फलता फूलता रहता था, आज विनाश की ओर अग्रसर है। मतलब ये क्या हुआ कि कंपनी और नवाब तो होना तो ये चाहिए था कि दोनों पारस्परिक सहयोग से कार्य करें, परंतु इसके विपरीत देखा। कंपनी के अधिकारी अपने आप को शासक समझते थे और नवाब के कर्मचारियों को शासित कि हम शासन करने वाले हैं इन पर। वो अपनी जेब भरते थे। प्रशासन के संचालन और जनता के हित के लिए नवाब के कर्मचारियों को कोई सहयोग नहीं करते थे। इससे वहाँ की प्रशासन व्यवस्था बिगड़ती गई और दोहरा शासन बंगाल के लिए अभिशाप बन गया। इस प्रकार द्वैत शासन के कारण बंगाल जैसा धनी प्रदेश कंगाल हो गया। कृषि व कुटीर उद्योगों के नष्ट हो जाने से बंगाल में अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए। आम जनता कंपनी और नवाब के कर्मचारियों की लूट से दरिद्र बन गई। स्वयं क्लाइव ने स्वीकार किया कि कर्मचारियों की लूट से बंगाल कंगाल होता जा रहा है। 1858 में इंग्लैंड की संसद के लोक सदन में सर जॉर्ज कार्नवाल ने कहा कि मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 1784 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार अधिक भ्रष्ट, झूठी, बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। मतलब ये द्वैत शासन बंगाल के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ और बंगाल इससे समाप्त होने की कगार पे आ गया और कंगाल हो गया बिल्कुल ही। तो ये द्वैत शासन असफल रहा का। ये आपका द्वैत शासन की लाभ और हानियाँ थी।